सिंहल द्वीप के महल की बगिया में एक सुंदर राजकुमारी अपनी सखियों के साथ फूलों के बीच विचर रही थी। वह थी राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती, जिसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उसकी आंखों में हिरण जैसी मासूमियत, चाल में मोरनी जैसा ठाठ और स्वर में कोयल जैसी मिठास थी। पद्मावती का एक प्रिय तोता था, हीरामन नाम का, जो न केवल बोलता था बल्कि बड़ी बड़ी कहानियां भी सुनाता था। एक दिन जब पद्मावती महल में नहीं थी, एक बिल्ली ने तोते पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए हीरामन ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और महल से बाहर उड़ गया। उड़ते उड़ते वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी उसे चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह के पास ले गया। तोते की बातें सुनकर राजा रत्न सिंह मंत्रमुग्ध हो गए। हीरामन ने राजा को सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर राजा रत्न सिंह का हृदय प्रेम से भर गया और उन्होंने पद्मावती को पाने का निश्चय किया। रानी नागमती, जो रत्न सिंह की पहली पत्नी थी, ने राजा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा का मन तो अब पद्मावती के प्रेम में डूब चुका था। योगी का वेश धारण कर वे अपने कुछ विश्वास पात्र साथियों के साथ सिंहल द्वीप की ओर चल पड़े। 7 समुद्र पार करके अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए राजा रत्न सिंह सिंहल द्वीप पहुंचे। वहां उन्होंने पद्मावती के महल के सामने एक कुटिया बनाई और योगी बनकर रहने लगे। हर दिन वे अपने तोते हीरामन को राजकुमारी के पास भेजते, जो उन्हें राजा के प्रेम का संदेश देता। धीरे धीरे पद्मावती का हृदय भी राजा के प्रति प्रेम से भर गया। एक दिन जब पद्मावती अपनी सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी, वह योगी से मिली। राजा ने अपना वास्तविक परिचय दिया और अपने प्रेम का इजहार किया। राजा गंधर्व सेन ने पहले तो इस विवाह का विरोध किया, लेकिन अंततः उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राजा रत्न सिंह के साथ कर दिया। सिंहल द्वीप में भव्य विवाह के बाद पद्मावती अपने पति के साथ चित्तौड़ के लिए निकल पड़ी। चित्तौड़ में रानी नागमती ने पहले तो पद्मावती का विरोध किया, लेकिन उसके सरल स्वभाव और सौंदर्य ने उसका हृदय जीत लिया। दोनों रानियां राजमहल में सहोदर बहनों की तरह रहने लगीं। राजा रत्न सिंह के दरबार में एक कवि था, राघव चेतन, जिसे राजा ने एक बार अपमानित कर दिया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचा और उसे चित्तौड़ की रानी पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य के बारे में बताया। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था, जो हर सुंदर चीज पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। पद्मावती के बारे में सुनकर उसका लोभी मन उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठा। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया, लेकिन सीधे आक्रमण करने के बजाय उसने एक छल भरा संदेश भेजा। मैं राजा रत्न सिंह से मिलना चाहता हूँ। मैं उनकी राजधानी देखने आऊंगा और अपने साथ केवल कुछ सैनिक लाऊंगा। राजा रत्न सिंह ने अतिथि सत्कार की परंपरा के अनुसार अलाउद्दीन को आमंत्रित किया, हालांकि उनके मंत्रियों ने इसका विरोध किया था। अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा। भव्य स्वागत के बाद उसने राजा रत्न सिंह से कहा, मैंने सुना है कि आपके महल में अद्भुत दर्पण हैं, जिनमें पूरा चित्तौड़ देखा जा सकता है। मुझे वे दर्पण देखने हैं। राजा ने अलाउद्दीन को महल में लगे दर्पणों के कक्ष में ले जाया। अलाउद्दीन ने चारों ओर देखा और फिर राजा से पूछा, क्या मैं इन दर्पणों में रानी पद्मावती को देख सकता हूं? राजा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन अलाउद्दीन के आग्रह पर और धर्मगुरुओं की सलाह पर उन्होंने दर्पण में पद्मावती का प्रतिबिंब दिखाने का फैसला किया। पद्मावती ने पहले इनकार किया, लेकिन वह भी समझती थी कि अलाउद्दीन जैसे शक्तिशाली शासक को नाराज करना ठीक नहीं होगा। अलाउद्दीन ने दर्पण में पद्मावती का प्रतिबिंब देखा और उसका मन और भी अधिक लोभ से भर गया। उसने घात लगाकर राजा रत्न सिंह को बंदी बना लिया और घोषणा की, या तो रानी पद्मावती को मेरे पास भेजो या फिर राजा को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चित्तौड़ में हाहाकार मच गया। राजपूत सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन रानी पद्मावती ने उन्हें रोका। हम भी छल का जवाब छल से देंगे, उसने कहा। मैं अलाउद्दीन को संदेश भेजूंगी कि मैं उसके पास आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ मेरी सखियां भी आएंगी। अलाउद्दीन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रानी पद्मावती ने एक योजना बनाई। उसने 700 पालकियां तैयार करवाईं
जिनमें से प्रत्येक में एक एक राजपूत योद्धा छिपा था। इन पालकियों में गोरा और बादल जैसे वीर योद्धा भी थे। जब पालकियां अलाउद्दीन के शिविर में पहुंची, अचानक राजपूत योद्धाओं ने पालकियों से बाहर निकलकर हमला कर दिया। इस आकस्मिक हमले में अलाउद्दीन के कई सैनिक मारे गए और राजा रत्न सिंह को मुक्त करा लिया गया। लेकिन जब राजपूत योद्धा राजा को लेकर वापस लौट रहे थे, अलाउद्दीन की सेना ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। इस युद्ध में वीर गोरा और बादल सहित अनेक राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन राजा रत्न सिंह बच निकले और चित्तौड़ वापस पहुंच गए। इस अपमान से क्रोधित होकर अलाउद्दीन ने अपनी पूरी शक्ति के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ के योद्धाओं ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन अलाउद्दीन की विशाल सेना के सामने वे ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। राजा रत्न सिंह युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए। चित्तौड़ का पतन निश्चित दिखाई दे रहा था। रानी पद्मावती को पता था कि अब क्या होने वाला है। उसने सभी राजपूत स्त्रियों को इकट्ठा किया। हम अलाउद्दीन के हाथों में नहीं पड़ेंगे, हम अपनी इज्जत स्वयं अपने हाथों से बचाएंगे। महल के भीतर एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। रानी पद्मावती के नेतृत्व में हजारों राजपूत महिलाओं ने जौहर किया, अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि 16,000 राजपूत महिलाओं ने उस दिन जौहर किया था। दूसरी ओर घायल राजा रत्न सिंह और बचे हुए सभी राजपूत योद्धा केसरिया वस्त्र पहनकर मृत्यु के लिए तैयार होने का प्रतीक दुर्ग के द्वार खोलकर शत्रु पर टूट पड़े। वे जानते थे कि वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन वे अपनी वीरता का परिचय देकर मरना चाहते थे। इस अंतिम युद्ध में राजा रत्न सिंह सहित सभी राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया, लेकिन जब वह महल में पहुंचा तो वहां केवल राख के ढेर मिले। पद्मावती की अग्नि ने उसके सपनों को भस्म कर दिया था। यह कहानी है रानी पद्मावती की, जिसकी वीरता और त्याग की गाथा आज भी राजस्थान की माटी में गूंजती है। आज भी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में पद्मिनी महल और जौहर कुंड स्थित हैं, जो रानी पद्मावती और अन्य वीरांगनाओं की याद दिलाते हैं। रानी पद्मावती की कहानी हमें बताती है कि सच्चा सौंदर्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और साहस में होता है। रानी पद्मावती और उनके साथ हजारों राजपूत महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और इतिहास में अमर हो गईं। रानी पद्मावती की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची सुंदरता साहस और आत्मसम्मान में होती है। उनकी गाथा आज भी भारतीय संस्कृति और इतिहास में एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में जीवित है।